Hello dear students, this is Mrs. Bhakishu Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 4, Materials for Fabrication of Semiconductor Devices. From the unit Semiconductor Material and from the subject Electronic Engineering Material, whose subject code is 22217. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To complete this vision, we have 5 mission statements. First one is imparting quality education for to meet society and industry need. Second is provide ethical and outcome based education for the development. Third is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth is enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The program educational objectives are: the first one is provide socially responsible, environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problems adopting professional ethics. Second one is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environments. And the third one is solve broad based problems individually and as a team member, communicating effectively in the world of work. आज का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है वो बहुत ज़रूरी था. कंसेप्ट हमने अलग अलग मटेरियल्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं. उसके बाद सब मटेरियल जैसे कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, मटे तो उनके डेफिनेशंस देखे हम लोगों ने. इसके बाद हमने एनर्जी बैंड थ्योरी देखी है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल देखा, उसके इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती है, इंट्रिंसिक यानी क्या होता है, एक्सट्रिंसिक यानी क्या होता है, उनको कैसे मैंने बनाया जाता है, कैसे एन टाइप पी टाइप को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी हमने, इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज़. आज का जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 4 से बिलोंग करता है. और यूनिट नंबर 4 का जो कोर्स आउटकम है वो है सिलेक्ट रेलिवेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस फैब्रिकेशन मटेरियल. यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत होती है ये हमें पता करना ज़रूरी है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. इसलिए ये CO4 आज पीओज जो 7 पीओज हमें AICTE ने दिए हैं उनके साथ हमने यहाँ पे मैप किया हुआ है. नाउ द लर्निंग आउटकम मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक हमें क्या समझ में आने वाला है या हम कौन सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने वाला है. तो फैब्रिकेशन किस टाइप से इंटीग्रेटेड सर्किट का फैब्रिकेशन अगर कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को अगर हमें बनाना है तो हमें कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत होती है और किस पार्ट को बनाने के लिए किस मटेरियल्स की ज़रूरत होती है. अगर हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल या डिवाइस का प्रोटेक्शन करना है तो उसके लिए क्या है, उसको जिस चीज़ पे इंस्टॉल किया जाता है तो वो कौन सी चीज़ से होना चाहिए, उसमें जो मेटालिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो कौन से चीज़ों से बनने चाहिए. उसके बाद में उसके प्रोटेक्शन के लिए, थर्मल प्रोटेक्शन के लिए, इंसुलेशन के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आज हम देखेंगे. सो डियर स्टूडेंट, पैसिव मटेरियल इंटीग्रल टू डिवाइस यानी इंटीग्रेटेड डिवाइसेस के लिए कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, पैसिव मटेरियल्स की. ठीक है, तो सबसे पहले है सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट का मतलब जो बेस होता है यानी जिसके ऊपर, जैसे हमारा घर बनते वक्त घर का पहले बेस बनाना ज़रूरी है, उसके ऊपर ही हम हमारा घर बना सकते हैं. वैसे ही एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये सारे कंपोनेंट्स. इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है एक ही प्लेटफॉर्म पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को असेंबल करना. अगर आपने आईसी देखी है तो आईसी को अगर आप ओपन करके देखते हैं तो उसमें कुछ नहीं दिखेगा आप लोगों को, क्योंकि वो इतना माइन्यूट वर्क होता है, इतना माइक्रो वर्क होता है कि हम ओपन आइज से नहीं देख सकते उसको, है ना, माइक्रोस्कोपिक वर्क होने की वजह से. तो उसमें क्या होता है कि एक नीचे प्लेटफॉर्म होता है यानी उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है और उसके ऊपर माउंटिंग किया जाता है. जैसे आपने अगर पीसीबी देखा है तो पीसीबी में जो कॉपर क्लैड होता है, कॉपर प्लेट होती है, वो हो गया तुम्हारा सबस्ट्रेट. और उसके ऊपर आप जो भी कंपोनेंट्स को माउंट करते हैं तो उसके बाद उसका असेंबलिंग होता है और एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है. तो ये सबस्ट्रेट जो होता है, द सबस्ट्रेट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ थीन फिल्म एंड हाइब्रिड डिवाइसेस फॉर डिपोजिशन ऑफ थीन लेयर्स, है ना. यानी जो आईसी होती है उसमें एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरा लेयर,
ऐसे करके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लेयर डिपॉजिट किए जाते हैं और उसमें से फिर कंपोनेंट्स को क्रिएट किया जाता है। Integrated passive devices are mainly used as standard parts or custom design due to need to reduce the number of parts to be assembled in an electronic system, resulting minimize logistic needed. अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर हम बहुत बड़ा सर्किट बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्पेस लगती है। तो अगर हम टीवी का सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं और हम विदाउट आईसी अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि टीवी का जो आज का साइज़ है उसे कई बड़ा टीवी का साइज़ बन जाए, क्योंकि नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें ज़्यादा जगह लगेगी। लेकिन अगर हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटेड पार्ट्स का यूज़ करते हैं तो असेंबल करने में इजी हो जाता है और हमारी स्पेस भी हमें कम लगती है। ठीक है, तो मिनिमाइज़ करने के लिए यानी एरिया और सर्किट का हाइट मिनिमाइज़ करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि हियरिंग एड इक्विपमेंट्स का मतलब क्या है? अगर किसी को कान का प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं देता है, तो उसके कान में एक मशीन बिठाया जाता है ना? तो वो मशीन का आकार बहुत बड़ा भी हो सकता था, लेकिन उसमें इंटीग्रेटेड पार्ट होने की वजह से उसका साइज़ जो है वो इतना छोटा हो गया है कि वो इजीली कान में फिट हो सकता है। उसके बाद में वियरेबल जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे वॉचेस, इंटेलिजेंट रिंग्स होती है, हार्ट रेट मॉनिटर्स जो होते हैं, जो कि हम वियर कर सकते हैं, पहन सकते हैं और जिसको बॉडी पे लेके घूम सकते हैं, तो उनका साइज़ बहुत छोटा होता है क्योंकि उसके अंदर वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत छोटे साइज़ के बनाए गए हैं, है ना? तो ये चीज़ किस लिए है कि ताकि आप उसको इजीली यूज़ कर सकें और कम पार्ट में उसको बना सकें। उसके बाद पोर्टेबल यूज़, जैसे पोर्टेबल यूज़ यानी हम कहीं पे भी लेके रख सकते हैं, जैसे हमारा मोबाइल है ना, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, हम उसको कैरी कर सकते हैं। तो पोर्टेबल यूज़ के लिए भी कंपोनेंट्स का साइज़ कम होना बहुत ज़रूरी है। अगर मोबाइल में बहुत बड़े बड़े सर्किटरी अगर हम इंस्टॉल करते थे, है ना, तो मोबाइल का साइज़ भी बड़ा हो सकता था लेकिन वो साइज़ छोटा है, इसका मतलब उसके अंदर वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत छोटे साइज़ के हैं, लेकिन वो बहुत परफेक्ट वे से काम करते हैं। इसीलिए हमको इंटीग्रेटेड सर्किट्स को बनाना, डिवाइसेस को बनाना बहुत ज़रूरी है, यानी असेंबल एक साथ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है मेटल्स। अब मेटल्स का क्या यूज़ होता है इंटीग्रेटेड पैसिव डिवाइसेस बनाने के लिए? There are some functions performed by these metals. Contact between exterior leads and individual function area. जैसे हमारे मोबाइल में चार्जर होता है ना, चार्जर की पिन जहाँ पे लगती है वो सिर्फ बैटरी के साथ ही कनेक्टेड है, इंटरनली अलग अलग पार्ट्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो उसमें देखिए आप मेटालिक कॉन्टैक्ट होते हैं, है ना, यानी चार्जर की पिन मेटालिक कॉन्टैक्ट के साथ ही बनी रहेगी तभी जाके हमारी बैटरी चार्ज होती है। इसी तरह से बहुत ऐसे डिवाइसेस है जिसमें कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए यानी एक्सटीरियर पार्ट का इंटरनल पार्ट्स के साथ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, इसलिए मेटल्स का यूज़ किया जाता है। द एक्सटर्नल लीड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड टर्मिनल थर्मल डिसिपेशन। ये जो एक्सटर्नल लीड्स होती है यानी कोई भी जिसमें हम कनेक्शन कर सकते हैं, ये थर्मल डिसिपेशन के काम में आता है ना, हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है। इसके बाद में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी होती है। एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है, तो रेजिस्टेंस के तौर पे भी हम इसका काम करवा सकते हैं। आपको पता है कि कैपेसिटर बनाते वक्त दो पैरेलल मेटालिक प्लेट्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो ये मेटालिक कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं या मेटल्स जो होते हैं वो कैपेसिटर की प्लेट्स बनाने के लिए भी यूज़ में आते हैं। यानी ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी कि एक इंटीग्रेटेड डिवाइसेस के पार्ट्स बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स या मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। तो इंटीग्रेटेड पार्ट में कैपेसिटर भी होंगे, रेजिस्टर्स भी होंगे, तो उसमें मेटल्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद कैपेसिटेंस मटेरियल कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं? SiO2 है ना, SiO है, उसके बाद ZnS है यानी जिंक सल्फेट है। इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है इन कैपेसिटर एलिमेंट्स की? हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये ऑलरेडी हम कैपेसिटर टॉपिक में कंप्लीट कवर कर चुके हैं। ईज ऑफ मेकिंग लो लॉस कॉन्टैक्ट। इसके बाद एबिलिटी टू विथस्टैंड थर्मल स्ट्रेसेस विदाउट क्रैकिंग, यानी ये मटेरियल्स को यूज़ करने के बाद हम हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद लो लॉस हमारा हो सकता है। उसके बाद कितना भी थर्मल प्रेशर उसके ऊपर बना रहे लेकिन वो क्रैक नहीं होगा, उसका मतलब थर्मल एबिलिटी बहुत अच्छी है उसकी।
उसके बाद जंक्शन कोटिंग, यानी जिस पॉइंट पे जंक्शन किया गया है ना, दो पॉइंट्स के ऊपर अगर कोई पार्ट एक दूसरे के साथ जंक्शन में हुआ है तो लीकेज करंट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट्स नहीं होना चाहिए, डिवाइस के जंक्शन को प्रोटेक्ट करते आना चाहिए। इसलिए कुछ रेजिन्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है फॉर द कोटिंग पर्पज़। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में स्पेशली यूज़ किए जाते हैं रेजिन्स, सो दैट उनका प्रोटेक्शन बना रहे। इसके बाद में हाई प्योरिटी सिलिकॉन रेजिन्स आर कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पज़, यानी प्रोटेक्शन के लिए हाई सिलिकॉन रेजिन्स जो होते हैं, प्योरिटी रेजिन्स, है ना, उनका यूज़ किया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन मॉडिफाइड पॉलिस्टर रेजिन्स आर कमिंग इनटू यूज़ फॉर कोटिंग द जर्मेनियम डिवाइसेस, क्योंकि जर्मेनियम डिवाइसेस जल्दी बर्न होते हैं, उनका हीट हैंडलिंग कैपेसिटी जो होता है वो कम होता है। इसका मतलब उनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, तो उनमें कोटिंग जो होता है वो सिलिकॉन मॉडिफाइड पॉलिस्टर रेजिन्स का होता है। इसके बाद डिवाइस पॉटिंग का मतलब क्या है? ग्रीस लाइक सिलिकॉन मटेरियल्स नोन एज पॉटिंग कंपाउंड आर यूज फॉर पॉट डिवाइस एंड ट्रांजिस्टर इन देयर हर्मेटिकली सील्ड मेटल केसेस। अगर हम कोई डायोड है या ट्रांजिस्टर है, उनको अगर सील्ड में रखते हैं, ट्रांजिस्टर को अगर देखा होगा तो बाहर एक मेटालिक बॉडी होती है, तो उसके अंदर में उनका कंस्ट्रक्शन बना हुआ होता है। तो ये जो ग्रीस लाइक स्ट्रक्चर है, ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और उसी को डिवाइस पॉटिंग कहते हैं, जिसमें हम उस डिवाइस का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। दीज मटेरियल्स हैव हाई प्योरिटी, लो मॉइस्चर कंटेंट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड गुड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। Silicon fluids, dielectric gels, and flexing potting resins are used to till the metal enclosure of specifically designed devices, है ना। कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिवाइसेस होते हैं जिनको स्पेशली प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, और उनके लिए ये स्पेशल रेजिन्स बनाए गए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद पैकेजिंग, पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। उसकी वजह से अगर चीज़ें गिर भी जाती है नीचे, या उसको थोड़ा सा वाइब्रेशन मिलता है, तो भी चीज़ें ब्रेक नहीं होती। तो पैकेजिंग हम किस टाइप से करते हैं कोई भी मटेरियल का या कोई भी डिवाइसेस का, इसके ऊपर भी उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। पैकेजिंग का मतलब है द रिलायबिलिटी इज कॉज फॉर द सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बाय सुटेबल एम्बियंट एनक्लोजर और पैकेजिंग, यानी इसकी वजह से उस मटेरियल की रिलायबिलिटी मेंटेन रहती है। अगर हमने मोबाइल ऐसे खुले में बेचना शुरू कर दिया तो लोगों को गारंटी नहीं मिलेगी कि सच में वो प्रोटेक्टेड है या नहीं। लेकिन एक प्रॉपर पैकेजिंग में, जैसे हम देखते हैं कि मोबाइल के बॉक्स के अंदर में थर्माकोल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारा मोबाइल फिक्स होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो गिर भी जाता है तो उसको वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगे, उसका ब्रेकेज नहीं होगा, उसके इंटरनल पार्ट्स को धक्का भी नहीं पहुंचेगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पैकेजिंग, सो दैट उसकी रिलायबिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। मेटल कैंस एंड सील्ड ग्लास कंटेनर्स सेटिस्फाई द एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेस एंड मिलिट्री यूजेस। उसके बाद प्लास्टिक पैक डिवाइसेस मॉड्यूल इनफिलॉनिक सिलिकॉन अल्किल अल्काइल अल्किल एंड इपॉक्सी आर यूज इन कंप्यूटर एंड एंटरटेनमेंट इक्विपमेंट्स। ये अलग अलग मटेरियल्स के नाम दिए गए हैं जो कहाँ यूज़ किए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर्स में कौन से किए जाएंगे, एंटरटेनमेंट इक्विपमेंट्स में कौन से किए जाते हैं, है ना। इसके बाद द हाई टेम्परेचर, गुड केमिकल कंपैटिबिलिटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। तो इनकी वजह से हाई टेम्परेचर बेरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, केमिकल जो कंपैटिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, थर्मल कंडक्टिविटी उनकी हाई लेवल पे आ जाती है, सो दैट और उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। तो ये सारे मटेरियल, जैसे हमने सबस्ट्रेट देखा, मेटल देखा, पॉटिंग देखा, उसके बाद में डिवाइसेस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके लिए क्या सीलिंग मेथड्स यूज़ होती है, कॉन्टैक्ट्स पे क्या लगाया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है वाइल डिज़ाइनिंग और फैब्रिकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सो अभी हमने ये पूरे टॉपिक में कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, उनका क्या यूज़ है, क्यों वो रिक्वायर्ड है, उसका मीनिंग क्या है, ये हमें समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll go with the unit number 5, the first lecture of unit number 5, that is microelectronic equipments or components. Thank you so much.